हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एवरी डे यू कैम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप हर रोज़ अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहते हो। कैसे चेंजेस की बात हो रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे कि कैसे चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी मदर ने आपको कभी कभार कहा होगा कि वाटर में क्या मिला दो, चीनी मिला दो और एक कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दो पीने के लिए, सबके लिए, ठीक है। या फिर नींबू मिला दो और ज़्यादा सब्सटेंस लेने, वन और मोर लेना ना। तो ऐसे करके आपने क्या करा, एक कोल्ड ड्रिंक बनाई, ये भी एक चेंज है ना। मेक अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। दूध से, कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। दूध से दही बनाना ये भी एक तरीका क्या होता है, चेंज होता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सो, कभी कभार क्या होता है, मिल्क जो होता है खट्टा हो जाता है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, ये भी एक तरीके का चेंज है। मिल्क का खट्टापन होना, मिल्क का खट्टा होना ये भी एक तरीके का चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। स्ट्रेच रबर बैंड भी एक तरीके का क्या करता है, मीन्स हम रबर बैंड को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं तो वो क्या कर जाता है, चौड़ जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज। उसको छोड़ देते हैं तो भी उसकी फिजिकल जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। ऐसी जैसे हमने चेंजेस अभी ऊपर डिस्कस करे, ऐसी कुछ सिमिलर चेंजेस आपको अपनी कॉपी में लिखना है सोच के। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर में हम ऐसी कुछ चेंजेस का जिक्र करेंगे और उनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस से हम क्या समझते हैं। Broadly, these changes are of two kinds. ये चेंजेस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और एक होता है केमिकल, ठीक है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो फिजिकल नेचर को किसी के बदलते हैं। फिजिकल नेचर मीन्स जैसे कि हम लोग खड़े हैं, ठीक है, कभी गिर जाएं, ठीक है, या फिर ये तो बेकार एग्जांपल हो गया, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रेच रबर है, तो जैसे ही हमने रबर बैंड को हमने क्या करा, स्ट्रेच करा, तो उसका फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकली वो चेंज हो गया। फिर हमने उसको रिलीज़ कर दिया उसमें से फोर्स, तो वो दोबारा अपनी शेप में आ गया, तो वो दूसरी शेप चेंज कर ली, तो वो उसकी फिजिकल शेप चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। केमिकल चेंज वो होता है जो केमिकली चेंज करा गया हो, जैसे कि मिल्क का दही बनना, ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक्टिविटी 5.1 फिजिकल चेंजेस। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को हम पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इनको समझेंगे। Activity 5.1 cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 pieces. आपको एक piece of paper लेना, उसको 4 पार्ट में काटना है और उसमें से 4 पार्ट में काटने के बाद एक पार्ट को आपको दोबारा 4 पार्ट में काटना है। जैसे कि एक बड़ा सा पेपर लिया, उसको 4 पार्ट में आपने यहाँ पर काटा, उसका एक पार्ट को आपने दोबारा 4 पार्ट में काटा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन क्यों काटा हमने भाई इसको। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original paper. आपको उसको क्या करना है, अब उसको ज़मीन में रखना है और आपको उनको जोड़ने की कोशिश करनी है कि दोबारा ओरिजिनल पीस जैसा दिखने लग जाए। ऑब्वियस सी बात है कि you cannot join these pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप वापस इसको नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये चेंज जो हमने करा, ये क्या होता है, बट इज़ देयर चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। क्या इस पेपर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, मीन्स प्रॉपर्टी कैसी बात कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, ये कुछ चेंज हुआ इसमें। आपको अभी अपना आंसर सोचना है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इन सब एक्टिविटीज़ के बाद। एक्टिविटी 5.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपको कुछ चॉक डस्ट कलेक्ट करना है जो आपके बोर्ड के, जो ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, उसके वाइट बोर्ड तो नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड में चॉक होती है, तो वाइट बोर्ड के नीचे यहाँ पर जो डस्ट पड़ी रहती है चॉक की, उसको आपको कलेक्ट करना है। या फिर आप चॉक मांग सकते हो, आप क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, आप ऐसे कर सकते हो कि एक चॉक लाओ, उसको थोड़ा सा पीस लो और उस डस्ट को आप यूज़ करो।
उस डस्ट में आपको क्या करना है, चॉक डस्ट में आपको कुछ वाटर को ऐड करना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। उस पेस्ट को बनाने के बाद आपको उस पेस्ट को सुखाना है और रोल करना है, मीन्स उसको एक चॉक की दोबारा चॉक की शेप आप उसको देने की कोशिश करनी है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, उसके बाद उसको आपको सूखने देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपने दोबारा चॉक डस्ट से चॉक बना ली? तो अगर आपने बना ली तो बढ़िया बात है, नहीं बनाई तो भी बढ़िया बात है। लेकिन इस आंसर को भी, ये क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन मार्क है, इस आंसर को भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, चॉक से तो डस्ट तो बन जाती है, लेकिन ये चेंज कैसा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आपने ये जो पेपर काटे थे, पेपर दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। चॉक से जो डस्ट हमने बनाई है वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। शेप देखो, अभी हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हम एक्सपर्ट हैं तो चॉक की शेप बिल्कुल वैसी सिलेंड्रिकल आए, लेकिन हम चॉक दोबारा से बना सकते हैं। एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको कुछ आइस लेनी है अपने ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में, उसका कुछ स्मॉल पोर्शन आपको क्या करना है, पिघला देना सन में रख के, ठीक है। मतलब आप फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर उसको आपने थोड़ा सा सन में रखा तो वो आधी पिघल गई, उसके बाद आपने उसको क्या करा, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अभी आपके पास क्या है, आपने थोड़ा सा सन में उसको रखा तो आपके पास आधी आइस भी बची है और वाटर भी उसमें बचा है, जो पिघल गई है उसका वाटर है। आपको उसको क्या करना है, उस टम्बलर को दोबारा फ्रीज़ कर देना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, अब क्या दोबारा वो जो पानी है जो पिघल गया था वो दोबारा आइस बन जाएगा? सिंपल सी बात है कि अगर आप पानी को पिघला रहे हो उसके बाद दोबारा उसको जमाओगे तो बन ही जाएगा दोबारा, ठीक है। आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, आइस में कुछ कॉमन सॉल्ट भी थोड़ा सा मिलाना है। एक्टिविटी 5.4, बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। आपको कुछ वाटर लेना है कंटेनर में, उसको थोड़ा सा क्या करना है, गर्म करना है, तो आप देखोगे कि जो उसकी भाप है वो ऊपर आ रही होगी। तो ये पूछ रहा है कि आपको उसकी भाप दिख रही है, स्ट्रीम राइजिंग दिख रहे हैं उसके सरफेस ऑफ वाटर से? हाँ, हमें दिख रहे हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्ट्रीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको क्या करना है, उसकी जो वाटर बॉईल हो रहा है आपको स्ट्रीम दिख रही है, आपको एक प्लेट, जैसे चाय बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, प्लेट उसके ऊपर आधी ढाँक देते हैं, तो आपको ऐसी प्लेट ऊपर रख देनी है उसके, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे, 5 सेकंड बाद देखो या 10-15 सेकंड बाद देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनर सर्फेस ऑफ द पैन में, नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन। आप उस पैन को फिर हटाओगे या फिर प्लेट को आप हटाओगे चाय के पतीले के ऊपर से, तो आप देखोगे उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? हाँ, हमें वाटर के ड्रॉपलेट दिख रहे हैं। लेकिन ये एक्टिविटीज़ से हमें क्या बताने की कोशिश करी जा रही है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी एक और एक्टिविटी बची है 5.5, होल्ड अ यूज हैक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको एक हैक्सो ब्लेड लेना है। हैक्सो ब्लेड, वो जो आरी में जो ब्लेड लगता है ना, उस ब्लेड को हैक्सो ब्लेड कहते हैं। उस ब्लेड को आपको लेना है, पतला सा जो ब्लेड होता है, और आपको एक पेयर ऑफ टोंग लेना है। टोंग का मतलब जैसे हम छन्नी लेते हैं ना उठाने के लिए, वैसे ही जब हम कोई, जैसे कि आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे कि आप कुछ पकड़ने वाली जो होती है सड़ासी सी, तो उससे हम क्या करते हैं, आयरन रॉड को गर्म करते हैं, उसके बाद उसकी शेप चेंज करते हैं, तो जो पकड़ने वाला जो होता है उसको हम टोंग कहते हैं, ठीक है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। आपको क्या करना है, उसको टोंग से आपको हैक्सो ब्लेड को पकड़ना है और उसको दूसरी एंड से गर्म करना स्टार्ट करना है, ठीक है। टोंग से क्यों पकड़ना है, हाथ से पकड़ोगे तो आपका हाथ जल सकता है। वेट अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक आपको रुकना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। क्या आप देखोगे थोड़ी देर बाद, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वैसे कि क्या वो जो आयरन का जो हैक्सो ब्लेड था, क्या उसका कलर चेंज हुआ? तो सिंपल सी बात है, हाँ चेंज होगा। किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, रेड या ऑरेंज जो भी कलर बोलना है, लेकिन गर्म हो जाता है। तो यस चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है कलर। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। आपको अब क्या करना है, रेड कलर का रेड हो गया, उसके बाद आपको उस फ्लेम से हटा लेना उसको। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो लाल लाल हो गया था
तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल कलर जो था, जैसे ब्लैक का था या ब्राउन का था, वो उस कलर का दोबारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व कर, डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। तो क्या अब जो हमने उसको थोड़ी देर के लिए रखा था गैस से बाहर, तो वो क्या होगा, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, उसका कलर दोबारा ओरिजिनल शेप में हो जाएगा, जो भी ब्लैक है और जो भी ग्रे कलर का वो ब्लेड पहले था। एक्टिविटी 5.1, अब हम देखते हैं इन सब एक्टिविटी को हमने क्यों देखा, क्या मतलब है इन सब एक्टिविटी को जानने का। एक्टिविटी 5.1 5.2 अबव you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। अब आप देखोगे कि आपने एक्टिविटी 5.1 में क्या करा था, पेपर काटे थे 4 पार्ट्स में, है ना, उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करी थी, जो कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ नहीं सकता, है ना। 5.2 में देखा था आपने, चौक की डस्ट से आपने दोबारा चौक बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन वो उसी शेप साइज़ की नहीं बनेगी, है ना। और तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब एक्टिविटी में हमने देखा कि ये सब एक्टिविटी के जो चेंजेस हैं उनके साइज़ में चेंजेस हो गए। आपने पेपर को काटा, उसको दोबारा जोड़ा, तो वो उसी साइज़ का नहीं होगा और ना ही उसकी तरह दोबारा दिखेगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा। वैसे चौक की डस्ट को आप कलेक्ट करोगे और दोबारा चौक बनाओगे तो उसके साइज़ में, वेट में, ठीक है, सब में चेंजेस होंगी, ठीक है, उसके शेप में, उसके साइज़ में, इन सब में तो चेंजेस होंगे। एक्टिविटी 5.3 और 5.4 में हमने क्या देखा था, एक्टिविटी 5.3 में जो आइस हमने जमाई थी पिघला के, और 5.4 में जो ये, तो 5.4 यही है कि हमने जो वाटर ड्रॉपलेट्स, मैं यहाँ पर ड्रॉपलेट लिख लेता हूँ, जो चाय गर्म कर रहे थे, या फिर चाय मान लो, चाय हम गर्म कर रहे थे, उसके ऊपर जो भाप निकल रही थी, तो उस भाप से हमने क्या करा था, भाप को हमने एक प्लेट रख दी थी ऊपर, तो उसमें ड्रॉपलेट्स आ गए थे। तो इन सब चेंजेस में क्या हो रहा था, वाटर चेंज हो रहा था, अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, सॉलिड टू लिक्विड, आइस वाले केस में सॉलिड से लिक्विड हो रहा था सन में पिघलाने के बाद, फिर लिक्विड से सॉलिड दोबारा हम कर रहे थे, और या फिर गैस टू लिक्विड कर रहे थे। जैसे कि ड्रॉपलेट्स की बात करें तो हमने भाप निकल रही थी, ऊपर प्लेट रख दी, तो प्लेट पे क्या हो गया, लिक्विड हो गया, मीन्स गैस से लिक्विड हो गया। एक्टिविटी 5.5 में हमने देखा कि हेक्सो ब्लेड को जब हमने गर्म करा तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया हीटिंग पे, ठीक है, और जब हम उसको ठंडा करा तो दोबारा कलर चेंज कर दिया। तो ये सब प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं शेप की, साइज़ की, कलर की और स्टेट की, ये सभी प्रॉपर्टी, कोई भी सब्सटेंस की ये सभी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती हैं। शेप साइज़ की जैसे कि चौक और पेपर का एग्जांपल, कलर का हेक्सो ब्लेड को गर्म करा था हमने, उसका कलर रेड हो गया था, फिर दोबारा ठंडा हो गया था। स्टेट का, स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी बात हो रही है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैं बोलता हूँ, किसी भी चीज़ का एग्जांपल लूँ कि इस इंसान का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्टेट क्या है, तो ये सब उसकी क्या होते हैं, किसी भी इंसान की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, टेबल चेयर हो, उन सब की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। So a change in a substance undergo a change in its physical property is called a physical change। physical change की डिफाइन आ गई है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज, उसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप, साइज़, कलर और स्टेट में अगर किसी भी सब्सटेंस के इन चारों में चेंज हो रहा है, शेप, साइज़, कलर और स्टेट में चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज यहाँ पर हुआ है। सिंपल सी डिफाइन है, सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स किसी भी सब्सटेंस की, या सिंपल अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना, इसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। अब फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सेबल। फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है, मीन्स हम इसको दोबारा चेंज करने के बाद दोबारा इसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने रबड़ को स्ट्रेच करा, इसकी साइज़ या शेप में चेंज हो गया, मैं दोबारा उसको रिलीज़ करा तो दोबारा अपनी साइज़ में आ गया, तो ये रिवर्सेबल है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि मैंने हेक्सो ब्लेड को गर्म करा, लाल कलर का हो गया, दोबारा ठंडा करा, दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। मैंने पेपर काटे, ठीक है, काट के बहुत छोटे छोटे पीस में कर लिए, फिर मैं रिसाइकिल कर सकता हूँ उसको दोबारा, है ना, रिसाइकिल भी तो होता है दोबारा पेपर्स, तो दोबारा रिसाइकिल कर सकता हूँ, तो वो भी क्या है, मेरा एक रिवर्सेबल चेंज है। वाटर सॉलिड को लिक्विड बनाया, लिक्विड को सॉलिड बना दिया, गैस को लिक्विड बनाया, लिक्विड को सॉलिड गैस बना दिया, ठीक है। तो ये सब चेंजेस भी क्या हो सकते हैं,
रिवर्स हो सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस, कहने का मतलब है फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सेबल होते हैं, मीन्स हम दोबारा इन चेंजेस को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ऐसे चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको और ध्यान देना है। जैसे ये आपने क्या करा, आपने हेक्सोब्लेड को गर्म करा और ठंडा कर दिया, इसमें कोई नई चीज़ बनी नहीं बनी। वो अलग बात है कि हीट हमने करा तो हीट हो रही है, यहाँ पर गर्म हो रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन अब वैसे हम देखें तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है हमारे यहाँ। ठीक है, इन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आपने रबर बैंड को स्ट्रेच करा, अब बोलोगे हमारी एनर्जी तो लगी रही है, एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है, वैसे वाले चेंज की बात नहीं कर रहे, इतना डिटेल में भी नहीं कर रहे। तो जैसे हमने रबर बैंड को स्ट्रेच करा, दोबारा छोड़ा तो दोबारा अपनी शेप में आ गया, तो इसमें कोई चेंज हुआ, कोई नया, मतलब इसमें चेंज तो हुआ, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं। ऐसा थोड़ी है हमने स्ट्रेच करा कि 2 रबर बैंड हो गए, टूटने की बात अलग है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नया वो रबर बैंड आ जाएगा। तो इन सब चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का उल्टा अगर आप कर दो तो आपका केमिकल चेंज होता है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप एक चेंज से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए, जो आपने पिछली क्लासेस या पढ़ रखा होगा इसके बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपने पढ़ रखा है, जैसे कि आयरन में जो जंग लग जाती है उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप एक पीस ऑफ आयरन को खुले में रख दो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए, तो क्या होगा? इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस जो होगा चिपक जाएगा। यही सब्सटेंस क्या होता है? रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इफ़ iron gates of park or farmland, iron benches keep in lawns and garden, almost every article of iron keep in the open area get rusted। iron gates होते हैं जो iron gates of parks या farmland, कोई भी फार्म का है farmland है, या फिर हमारे वो farmland की जो दरवाजे होते हैं उनमें जंग लगी होती है, पार्क के जो दरवाजे होते हैं उनमें जंग लगी होती है। ठीक है, बेंचेस जो गार्डन में रखी रहती हैं, लॉन्स में रखी रहती हैं, उन सब में जंग लग जाती है। तो सभी आर्टिकल्स जो आयरन के बने हैं, आर्टिकल्स का मतलब होता है सभी वो चीज़ें, सभी वो सब्सटेंसेस, तो हम आर्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सभी वो आर्टिकल्स जो आयरन के बने हैं उन सब में जंग लगती है। जंग कैसे लगती है वैसे आपने पढ़ रखा, तभी मैं बता दूं कि एटमॉस्फेयर में हमारे क्या प्रेजेंट होती है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी प्रेजेंट होती है, पानी प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, जो आयरन खुले में रखा रहता है उसके साथ वो रिएक्ट करता है और एक ब्राउनिश सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं रस्ट, और इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। एट होम यू मस्ट हैव सीन shovel and spades getting rust when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often get rusted if left in the state from some time. तो हमने देखा होगा बहुत सारे जो स्पेड होते हैं, शोवल्स होते हैं, ये सब जो खुदाई करने के काम आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लाने के काम आते हैं, वो सब भी तो आयरन के बने होते हैं। तो इन सब में भी क्या होता है, कुछ समय के बाद जंग लग जाती है। जो किचन में तवा होते हैं, तवा या पैन होते हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, तो कुछ समय के बाद रस्टिंग लग जाती है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रस्ट ऊपर लगी है ब्राउन सब्सटेंस, वो आयरन नहीं होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। ये आयरन से कुछ अलग होता है जो उसके ऊपर लगा होता है, डिपॉजिट हुआ होता है। Let us consider a few more changes where new substances are formed। अब देखो, आपने इसमें देखा, एक गौर करा आपने, ये आपको एग्जाम्पल क्यों दिया गया केमिकल चेंज में? इसमें क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं रस्ट, है ना। आयरन था, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर था, उसने रिएक्ट करा आयरन के साथ और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ रस्ट, जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था। तो ऐसे ही चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं 5.6, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए क्लास में, बोल सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करो। क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को भी हम यहाँ पर बर्न करेंगे, क्या होता है सब जानेंगे। और तो आप ज़्यादा ध्यान से गौर से मत देखना इसको,
जब जल रहा हो क्लासरूम में, टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टे एट द बर्निंग रिबन, क्योंकि आप ज़्यादा चमकीली चीज़ पे देखोगे तो आपकी आँखें चुंदी आ जाएंगी। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रबर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आपको क्या करना है, एक रबर ऑफ मैग्नीशियम को स्मॉल पीस लाना है, मीन्स आपको एक मैग्नीशियम रिबन को खरीदना है, उसको लेके आना है। क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर। आपको क्या करना है, उस मैग्नीशियम रिबन जो लाए हो आपको उसको सैंड पेपर की मदद से साफ़ करना है, क्लीन करना है। सैंड पेपर आपने देखा ही होगा, जो एक पेपर सा होता है ना, जैसे जूते वालों के पास भी रहता है, लेकिन सैंड पेपर क्या होता है, पेपर होता है उसके ऊपर सैंड लगी होती है, मिट्टी सी चिपकी होती है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसको घिसते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको किसी भी चीज़ को घिसने के लिए काम आता है। तो हम ये लेकिन घिस क्यों रहे हैं, उसको क्लीन क्यों कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को? क्योंकि क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन आप खुले में ऐसे ही रख देते हो तो उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है। कोटिंग क्यों लग जाती है, किस चीज़ की कोटिंग लग जाती है? देखो, मैग्नीशियम रिबन जब बाहर खुले में रखी रहती है तो एटमॉस्फेयर के साथ वो क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी लेयर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको घिसते हैं। लेकिन हटाने की ज़रूरत क्यों है, हम हटा क्यों रहे हैं? उसको हटाए बिना हम उसको जला दें? उसको हटाते इसलिए क्योंकि जब हम अगर उसकी रीडिंग लें या फिर हम उसको जलाएंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को अगर हम उसको सैंड पेपर से क्लीन नहीं करेंगे तब वो क्या होगा, तो बर्न करने में वो हिंडर करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पहले सैंड पेपर से घिसते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, कि भरने में कोई दिक्कत ना आए। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। आपको फिर क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन की टिप को आपको फ्लेम के पास लाना है। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, व्हेन इट इज़ कंप्लीट बर्न इट, लीव बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है, मैग्नीशियम रिबन को आग के पास लाना है और जलाने के बाद आप वो क्या देखोगे, एक वाइट कलर की लाइट वो फेंकता है इतनी जोरों से, और व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। और जब वो पूरा कंप्लीट जल जाता है तब एक पाउडरी ऐश मीन्स जो राख बचती है वो बचती है सिर्फ और सिर्फ। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह उसकी ऐश दिख रही होगी? नहीं, सिंपल सी बात है, कागज़ को जलाओगे तो भी उसकी ऐश कागज़ जैसी नहीं दिखेगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर चेंज उन्होंने इस इक्वेशन से मदद से हमें बताया है। इस इक्वेशन को पढ़ना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम हमने लिया था जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमें मिला है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना है, फॉर्म हुआ है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation in this stage। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का भी होता है कॉन्सेप्ट, जो कि आप 9th-10th में वैसे 10th में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अभी आपको बस वर्ड पता ही है, बैलेंस करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है यहाँ पर आप अटैम्प्ट ना करें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की मैथमेटिकली, बस आप उसको समझने के लिए उन्होंने यहाँ पर इक्वेशन दे दी आपको। तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जल के, और ये एरो साइन क्या बताता है, बिकम्स के इन दोनों ने रिएक्शन करा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बन गया बिकम। तो इन दोनों का रिएक्शन बिकम्स दिस, ये बता रहा बस। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, उस ऐश जो चली थी मैग्नीशियम रिबन की उसको उठाना है, उसमें पानी मिलाना है। स्टिर द मिक्सचर एक्वा सोल्यूशन वेल। आपको क्या करना है, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, वाटर के साथ कोई भी हम मिला देते हैं कुछ भी सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमने ऐश मिलाई है तो वो वाटरी सोल्यूशन जो बन जाता है उसी को हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टिर द मिक्सचर, आपको स्टिर करना मीन्स उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। ठीक है, स्थिर रखना है उसको, स्थिर। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिथमस पेपर। आपको क्या करना है, उसके बाद उस मिक्सचर को रेड और ब्लू लिथमस पेपर के साथ
चेक करना है। मीन्स हमने क्या करा है, हम जो ऐश बची थी उसको वाटर के साथ मिक्स करा, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हमने उसका एक एक्वा सोल्यूशन सा बना लिया। एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर में कुछ सब्सटेंस मिलाने के बाद जो बना वो एक्वा सोल्यूशन बना, वाटरी सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। क्योंकि राख को आप अगर मैग्नीशियम रिबन में ऐसे चिपकाओगे तो वो मैग्नीशियम रिबन काम नहीं, मैग्नीशियम रिबन नहीं सॉरी लिथमस पेपर पर अगर आप चिपकाओगे तो वो काम नहीं करेगा, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, रीडिंग नहीं ले पाएगा, उसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए। इसलिए हमने उसको पानी में मिलाया ऐश को, और वो लिक्विड जैसा हो गया। तो उसी लिक्विड को हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं, और उसी लिक्विड को हम ब्लू और रेड लिथमस पेपर में टेस्ट करके देखेंगे क्या ये ब्लू और लिथमस पेपर का क्या काम होता है। इंडिकेटर्स होते हैं, ये बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो मैग्नीशियम रिबन का जो पाउडर बना है, जो ऐश है, वो एसिडिक है या बेसिक है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिथमस ब्लू, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मिक्सचर ने रेड लिथमस को ब्लू में बदल दिया। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिथमस टू रेड, या फिर मिक्सचर ने ब्लू लिथमस को रेड में बदल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। इसी कंक्लूजन के बेसिस पे आप बताओगे कि जो सब्सटेंस जो मैग्नीशियम रिबन है ये एसिडिक है कि बेसिक है। ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। आपने जैसे ही ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको भी इन्होंने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। जो आपने ऐश जो बची थी आपकी उसको वाटर के साथ मिलाया तो क्या बना, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में रख दिया। पहले हमारे पास जो ऐश थी उसका फॉर्मूला क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि आप देख सकते हो जो बना था मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसको हमने वाटर के साथ मिलाया। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O, तो क्या मिला हमें, बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, Mg ब्रैकेट में OH2, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश था उसको वाटर के साथ मिलाया और हमें क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, जिसको हम एक्वा सोल्यूशन बुला रहे हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज़ अ बेस। तो अभी जो ऊपर जो आंसर थे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये क्या है, बेसिक है। तो लेकिन आपको बताना है कि बेसिक क्या करते हैं, रेड लिथमस को किस में कन्वर्ट करते हैं और ब्लू लिथमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं। मैं ये बता दूंगा वैसा आगे आंसर। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो कि फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में, और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो कि फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स करने में वाटर के साथ, जो कि इस इक्वेशन में लिखा भी हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और यहाँ पर जलाने के वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने एसिड बेस चैप्टर पढ़ रखा, हाइड्रो ऑक्साइड्स वाले जितने भी थे वो बेसिक थे हमारे, तो ये बेसिक है। तो ये क्या करेगा, रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, यस। और डज ब्लू लिथमस, ये होगा नो, क्योंकि ब्लू लिथमस ब्लू का ब्लू बना रहेगा। नेक्स्ट अब हम एक्टिविटी करेंगे 5.7। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट in about half cup of water in a glass tumbler और बीकर। तो आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आपको क्या करना है, पानी आधा कप और कॉपर सल्फेट टीस्पून के नाप का मिला देना है, ठीक है। तो आपको एक सोल्यूशन तैयार होगा। सो ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें आपको कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला देना है टू दी सोल्यूशन। तो आपका एक ऐसा ब्लू कलर का एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, जी हाँ, आपको ऐसा ही सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। आपको उसका कुछ सैम्पल जो है कंपेयर करने के लिए, बाद में जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ रिएक्शन कर कर आके जो हमारा रिजल्ट बनेगा उसको कंपेयर करने के लिए हमें एक अलग से इसका सैम्पल भी ले लेना है। मीन्स ब्लू ये बीकर है हमारा, इसका थोड़ा सा सैम्पल एक बॉटल में रख लो। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। आपको क्या करना है, या तो आपके पास नेल हो तो नेल, या फिर शेविंग ब्लेड होगा आपके घर में तो शेविंग ब्लेड आपको इस सोल्यूशन में
डाल देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आपको आधे घंटे वेट करना है। इसमें ब्लेड डालने के बाद ब्लू कलर के पानी में आपने ब्लेड डाला और उसके बाद आपको आधे घंटे वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, आपको फिर सोल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है। आधे घंटे बाद आप देखोगे कि जो सोल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये जो ब्लेड आपने चमचमाता हुआ ब्लेड डाला था सिल्वर सा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का, इसमें एक कोटिंग जम जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी अब हम आगे जानते हैं। डू वी सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन, जी हाँ, हमने देखा सोल्यूशन चेंज हो गया है। कैसे कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। मैं यहाँ पर ग्रीन लिख देता हूँ। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, आपको नेल या जो ब्लेड आपने डाला है उसको बाहर निकालना है। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, हाँ वो भी चेंज हो गया, वो ब्राउन कलर का हो गया। या फिर पूरा लिखना था, वैसे मुझे ब्राउन डिपॉजिट हो गया है उसके ऊपर, लेकिन मैंने ब्राउन कलर का लिख दिया, समझा आपको रहा हूँ, तो वो चीज़ है। आगे भी लिखा हुआ चीज़ है तो वहाँ पर देख लेना। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो चेंजेस हुए हैं ये क्यों हुए हैं, चेंजेस होते क्यों हैं, रिएक्शन की वजह से। तो रिएक्शन किसके बीच हुआ है, जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, जैसे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट का जो हमारा सोल्यूशन था ब्लू कलर का था, इसमें जब हमने आयरन नेल डाला, ये आयरन नेल है, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ IRON, आयरन नेल या आयरन ब्लेड जो भी हमने डाला, तो इन दोनों ने रिएक्शन करा, ये मैंने प्लस का साइन बना दिया, इन दोनों ने रिएक्शन करा, तो उसकी वजह से ये सारा जो है ग्रीन कलर का पानी और ब्राउन कलर का सब्सटेंस पे डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो वो चीज़ लिखी है। द चेंज दैट यू नोटिस, जो चेंज आप देख रहे हो वो क्यों हुआ है, रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। क्या लिखा है, द चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, जो सोल्यूशन का कलर है ब्लू से ग्रीन हो गया है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो वो पानी था कॉपर सल्फेट का, वो ग्रीन कलर का हो गया। हम इसको इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर समझेंगे तो हमें अच्छे से और समझ में आएगा। अब इसकी तरफ भी आते हैं। तो ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इस कॉपर, जो ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट हो गया हमारा आयरन नेल पे, जो शेविंग ब्लेड है उस पर, वो कॉपर है। एंड द न्यू सब्सटेंस, ये भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कॉपर। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें सब समझ में आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, इसमें हमने आयरन डाला, तो उसने, इन दोनों ने रिएक्ट करा एक दूसरे के साथ, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन करा, तो आयरन सल्फेट हो गया, मीन्स सल्फेट यहाँ से कॉपर को छोड़ के आयरन के पास आ गया, तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन हो गया, जो कि ग्रीन कलर का पानी उसकी वजह से हुआ था। और ये जो कॉपर बचा, सिर्फ और सिर्फ जो कॉपर बचा वो आयरन पे जाके डिपॉजिट हो गया, ब्राउन डिपॉजिट। तो ये कॉपर था जो वहाँ पर डिपॉजिट हो गया था ब्लेड के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके ऊपर डिपॉजिट क्या है, ये है कॉपर, और ये ब्लू कलर का पानी क्या है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन है जो ग्रीनिश कलर का होता है। एक्टिविटी 5.8, टेक अबाउट टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। हमें क्या करना है, अब एक्टिविटी 5.8 में क्या कर रहे हैं, हमें विनेगर लेना है टीस्पून के जितना, और एक चुटकी जो है बेकिंग सोडा लेना है, और उन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। तब आप जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिला दोगे तब आपको एक हिसिंग साउंड सी सुनाई देने लगेगी और कुछ बबल्स से निकलते हुए दिखाई देंगे। ये सब का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई ना कोई गैस जो है ये प्रोड्यूस हुई है। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है आप उसको क्या करो, लाइम वाटर में, लाइम वाटर के अंदर मिला दो, या फिर लाइम वाटर के अंदर से पास कर दो, तो क्या होगा लाइम वाटर को। अब इससे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डायग्राम के थ्रू उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा है, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिला दिया है। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होगी, जो जैसे आपका कैसे पता चलेगा गैस प्रोड्यूस हो रही है, आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगा, या फिर आपको यहाँ पर हिसिंग साउंड सुनाई देगा, या फिर बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ऊपर इसको बंद कर दिया कि गैस ना निकले, और एक पाइप लगा दिया कि गैस इस पाइप के थ्रू ही निकले बाहर। और इस पाइप को कहाँ लगा दिया, इस पाइप को लाइम वाटर जो है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लाइम वाटर है, और इस पाइप के अंदर से जो गैस जा रही है वो कौन सी गैस है, मीन्स जो गैस प्रोड्यूस हुई है बेकिंग सोडा और विनेगर के कॉम्बिनेशन से,
या फिर रिएक्शन से, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पाइप के सहारे ये लाइम वाटर के अंदर मिक्स हो रही है। लेकिन इस एक्टिविटी को करने का मोटिव क्या है वो भी हम आगे और देखेंगे। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑल्सो फॉलोज। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, प्लस हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो क्या बन गया, बेकिंग सोडा का भी लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस बनते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन दोनों के मिक्सचर से, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इस रिएक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के रिएक्शन को भी इन्होंने दिखाया गया है। लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन को भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब ये दोनों इस वाले टेस्ट ट्यूब में मिले तब क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो कि एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। एक केमिकल चेंज क्या हुआ, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को मिलाने से हमारे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं लाइम वाटर से, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि फॉर्म हुआ है वो क्या कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। मीन्स क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम वाटर के अंदर यहाँ पर मिक्स करी तो ये जो हमारा लाइम वाटर था ये हमारा कैसा हो गया, मिल्की हो गया। मीन्स दूध के जैसा हो गया, दूध नहीं, मिल्की का मतलब है दूध के जैसा हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइम वाटर का मिल्की हो जाना एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने का। मीन्स जब भी कोई भी साइंटिस्ट हुआ है, कोई भी लोग हुए जिनको पता लगाना हो कि, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो लोग, जो उनको पता लगाना हो कि कोई गैस प्रोड्यूस हुई उनके एक्सपेरिमेंट में, उनको पता लगाना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, तो वो क्या करते हैं, उस गैस को कलेक्ट करके लाइम वाटर के अंदर मिलाते हैं। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, मीन्स उसका जो शेप साइज़ है, मीन्स उसके जो फीचर्स हैं वो उसको मिल्क जैसा कर दिया, तो मतलब वो कंफर्म हो जाएंगे हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर वो मिल्की नहीं हुआ तो वो समझ जाएंगे हाँ ये इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस नहीं है, ये कोई और गैस है, तो वो कोई और एक्सपेरिमेंट करें। तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट का पता लगाने के लिए। चैप्टर 6 में भी आप इसका एक और बार यूज़ करने वाले हो, क्योंकि चैप्टर 6 में क्या आएगा, जो भी क्या किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि एयर जो हम लेते हैं वो क्या होती है, रिच इन ऑक्सीजन होती है, और जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वो रिच इन होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सो जो सांस लेते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होती है, जब हम निकालते हैं सांस तो वो क्या ब्रीथ आउट करते हैं तब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो क्या करेंगे, हम लाइम वाटर लेंगे और उसमें हम अपनी जो सांस है वो छोड़ेंगे, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा दोबारा से। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि हम करते हैं। In activities 5.6 and 5.8, you saw that in each change, one or more new substances were formed. Activity 5.8 और Activity 5.6 और 5.8 में हमने देखा कि नए substances बन रहे हैं। Activity 5.6, the ash with the new substance formed when magnesium ribbon was burned in air. 5.6 एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन जो हमने जलाया था उसमें क्या फॉर्म हुआ था, नया सब्सटेंस ऐश फॉर्म हुआ था, और हीट तो प्रोड्यूस होती ही है नया सब्सटेंस। ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई अहम चीज़ को जलाते हैं तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन तो ज़रूर होता ही होता है, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस होती है। इन एक्टिविटी 5.7, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। एक्टिविटी 5.7 में हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसमें आयरन मिलाने से आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया था हमारा शेविंग ब्लेड के ऊपर। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दोनों यानी कि आयरन सल्फेट और कॉपर दोनों ही एक नए सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस हुए हैं। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, ये तो बताइए डिपॉजिट हो गया था कॉपर। इन एक्टिविटी 5.8, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी 5.8 में हमने देखा कि अभी जो हम देख के आए हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, जिसने हमारा लाइम वाटर को मिल्की कर दिया था। सो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्या आप बता सकते हो कौन कौन से नए नए चीज़ें इस रिएक्शन में फॉर्म हुई हैं।
तो हम बता सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने बता दिया, बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ और वाटर जो है नए सब्सटेंस ये दो प्रोड्यूस हुए थे। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेज फॉर्म होते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, वो चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि होता ही क्या है, यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन तो ही हो रहा है, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन तो ही हो रहा है, तभी तो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो आप उसको केमिकल चेंज बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स। केमिकल चेंज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे? ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। सभी नए सब्सटेंसेज फॉर्म होते हैं किसका? सभी नए सब्सटेंसेज किसका रिजल्ट है? कोई ना कोई केमिकल चेंज का रिजल्ट है। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रिपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। मीन्स सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है, फल का पक जाना, ठीक है, हमारा जो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे नए केमिकल्स क्या होते हैं स्टमक में आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, म्यूकस हुआ, गैस्ट्रिक एसिड हुआ, ये सब लोग क्या करते हैं, खाने के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो डाइजेशन के काम आता है हमारे, है ना। तो ये सब जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, एनवायरनमेंट में भी हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो सब चीज़ जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हो रही है। हैपन्स ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेडिसिन्स भी इसी केमिकल रिएक्शंस की मदद से बनाई जाती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। यूजफुल मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स भी हम किसकी मदद से बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन की मदद से ही ये बने हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। सभी नए सब्सटेंसेस जो कि डिस्कवर हुए हैं आज तक, वो सब केमिकल रिएक्शन का ही देन है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन केमिकल चेंजेस। जैसे कि हमें बताया कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंजेस में। In addition to new products, the following may accompany a chemical change. उन्हीं सब के यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि देख सकते हो, हीट, लाइट एंड एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था तो हीट प्रोड्यूस हुई थी, हाँ हुई थी। बर्निंग करने से लाइट प्रोड्यूस हुई थी, बोला था ना कि इसको ज़्यादा देर तक मत घूरते रहना, आँखें चुंदिया जाएंगी, तो इसलिए लाइट भी प्रोड्यूस हुई थी बहुत सारा। और एनी अदर रेडिएशन, कोई कोई रिएक्शन में रेडिएशन होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, ये सब भी हम क्या होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। मे बी गिवन और एब्जॉर्ब, मे बी गिव ऑफ और एब्जॉर्ब, या मीन्स इसका मतलब क्या है, या तो ये क्या करता है, ये सब लाइट, हीट, रेडिएशन या तो ये एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ये देते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि अभी हिस्से की साउंड आ रही थी गैस की वजह से, तो वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। अ चेंज इन स्मॉल में टेक प्लेस अ न्यू स्मेल और मे बी गिवन ऑफ। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, कि जैसे कि स्मेल भी कोई आ सकती है, जैसे केमिकल रिएक्शन हो तो कोई स्मेल भी नई तरीके की प्रोड्यूस हो सकती है। कलर में भी चेंज आ सकता है, जैसे कि कलर का तो हमने देखा कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट जब बना तो कलर चेंज हो गया था। गैस भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। आपने देखा जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ऐसे ही कोल को जलाना, वुड को जलाना, लीव्स को जलाना, ये सब केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि कोई भी सब्सटेंस को जलाना एक केमिकल चेंज के अंदर आता है, क्योंकि इसमें हीट तो हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस होती ही होती है। बर्निंग ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट।
Explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosive products heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised to play with fireworkers, not to play with the fireworkers. तो यहाँ पर क्या है, जैसे फायरवर्कर्स हो गए, क्रैकर्स जिसको हम कहते हैं, पटाखे जो होते हैं, एक्सप्लोजिव जो होते हैं, वो सब क्या होता है, केमिकल चेंज वो एक केमिकल चेंज का ही क्या है, नतीजा है उनका जो एक्सप्लोजन है. जैसे कि यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट जो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जब आप जलाते हो पटाखे हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पल्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को. सो इसलिए एडवाइस करा जाता है कि आप फायर वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ ना करें. When food get spoiled, it produce a foul smell. जब भी खाना जो होता है सड़ जाता है तब एक गंदी स्मेल वो प्रोड्यूस करता है. Shall we call this change a chemical change? क्या हम इस चेंज को भी केमिकल चेंज बोल सकते हैं? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखा होगा कि जब आप एप्पल खा के रख देते हो थोड़ा सा एक बाइट खा के, तो उसके वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाता है थोड़ी देर बाद. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. अगर आपने नहीं देखा, आपने कभी एप्पल को ऐसे ब्राउन कलर का होते नहीं देखा, तो अभी आप इसको ऐसे ही काटो एप्पल को और थोड़ी देर के लिए रख दो. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. ऐसे आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ कर सकते हो. द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज. अब इस केस में जो एप्पल का यहाँ पर कलर बदल गया, ये भी एक केमिकल चेंज का निशानी है. मीन्स नए सब्सटेंस यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्म हुआ, जो कि ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस था. आर नॉट दीज चेंजेस केमिकली चेंज? क्या इन चेंज को भी हम केमिकली चेंज बोलेंगे? यस, इस चेंज को भी आप केमिकल चेंज बोलोगे जो एप्पल ब्राउन कलर का हो रहा है. इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस. चैप्टर 4 में जैसे कि हमने एसिड बेस को न्यूट्रलाइज किया था, है ना, दोनों की जो परसेंट है हम उसको इक्वल कर रहे थे तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा था. इस न्यूट्रलाइजेशन का केमिकल चेंज, क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? तो जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज ही होता है. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. आपने ओजोन लेयर का तो नाम कभी ना कभी सुना होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का O3 O2 होता है, ओजोन का O3 होता है. जो क्या करती है ओजोन लेयर का काम क्या होता है, आपको सुना होगा, हमारा एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर से घिरा हुआ है. ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है सन की. ठीक है, अगर ये ना हो तो सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो सब इंसानों के ऊपर आएँ और उन सबको बीमार कर दें, स्किन कैंसर्स कर दें, स्किन डिजीज़ कर दें. ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन. तो ओजोन क्या करती है, इन सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दी. जैसे O3 है तो एब्जॉर्ब करके O2 वैसे. ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. ऑक्सीजन डिफरेंट है, ओजोन डिफरेंट है. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? अब क्या ये जैसे कि वो ओजोन लेयर के ऊपर जो सन की हार्मफुल रेज आ रही हैं, तो वो क्या करती है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेती है किस में, ऑक्सीजन में. ठीक है, एब्जॉर्ब करके उसकी हार्मफुल रेज. तो क्या ये भी एक केमिकल चेंज है? जी हाँ, ये भी एक केमिकल चेंज है. लेकिन यहाँ पर अगर ये केमिकल चेंज है तो नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है. और क्या बन रहा है, इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म. वो चीज़ लिखी है कि हार्म करेगा अदर लाइफ फॉर्म्स को. ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. एक नेचुरल शील्ड है जो कि इस रेडिएशन से हमें बचाती है. चैप्टर 1 में हमने जैसे कि पढ़ा था, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या ये भी एक केमिकल चेंज है? जी हाँ, ये भी एक केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस. क्योंकि वेरियस रॉ मटेरियल से मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है या ग्लूकोज मिलता है. तो ये क्या नया बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है
तो इसलिए ये भी एक हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। और अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस करते हैं तो जो सॉल्ट्स बनते हैं तो वो भी एक नया सब्सटेंस है, तो वो भी इसमें ही आएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब रस्टिंग पर दोबारा लौट के आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। ये एक ऐसा चेंज है तो क्या करता है, रस्टिंग क्या करती है, आयरन आर्टिकल को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। आयरन का बहुत जगह यूज़ होता है, कार में होता है, शिप्स में होता है, ट्रक्स में होता है, ब्रिज बनाने में होता है, घड़ी बनाने में होता है, बाइक बनाने में होता है, बहुत सारी जगह होता है। सो द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्ट इज़ ह्यूज। सो जो अगर हम एनुअल लॉस देखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है आयरन का लॉस। ठीक है, आयरन की रस्टिंग हटाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन से आपको दर्शाने की कोशिश करी गई है कि आयरन में रस्ट कैसे प्रोड्यूस होती है। आपको ये तो पता है ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि रस्ट होता है। सो आयरन ये रहा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होता है, मीन्स नमी की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, तो ह्यूमिडिटी, वाटर और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल पे अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं उनके साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, रस्ट फॉर्म करते हैं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दोनों के दोनों वाटर और ऑक्सीजन का, मीन्स वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In fact, if the content of the moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. कहने का मतलब क्या है, अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा होगी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, वही लिखा है। इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर in air is high, which means it is more humid, rusting become faster. ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी रस्टिंग तेज़ होगी। क्यों होती है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है, तो नमी ज़्यादा है तो आयरन आर्टिकल्स पे अटैक करेगी, है ना, तो आयरन आर्टिकल ज़्यादा क्या होंगे, ख़राब होंगे। अगर मान लो एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, सूखा है, पूरी सूख रही है, सूखी हवा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, तो रस्टिंग भी उस जगह पे कैसी होगी, बहुत स्लो होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, लेकिन हम रस्टिंग से बच कैसे सकते हैं, हम अपने आयरन पार्टिकल्स कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग से। सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। आप उसको क्या करो, आयरन आर्टिकल को ऐसी जगह रखो कि वो क्या हो, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए या वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, मान लो कहीं आपका समर चलती है या फिर कहीं से पानी निकलता है तो वहाँ पर अपने आयरन आर्टिकल को ना रखो, और बोथ कि जहाँ पर दोनों ऑक्सीजन और वाटर की ज़्यादा पहुँच डायरेक्टली ना हो। एक सिंपल वे इन्होंने हमें बताया कि अप्लाई अ कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस। अब आपने देखा होगा सबके घरों में जो दरवाजे होते हैं उसमें पेंट कर देते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा चैनों में जो होता है, साइकिल की जो चैन होती है उसमें क्या करते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं। तो ऐसा हम करते क्यों हैं, पेंट से करने से क्या होता है। अब देखो पेंट क्या करता है, जैसे अगर आप आयरन आर्टिकल में पेंट कर देते हो, तो जैसे मान लो होली है, दिवाली है, या फिर पानी वैसी बाहर हम कोई गाड़ी धोता है पाइप लगा के, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है अगर गेट पे आप मारोगे, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हुआ तो वो क्या होगा, वो सीधा लोहे पे नहीं लगेगा, सीधा आयरन आर्टिकल पे डायरेक्ट वाटर नहीं आएगा, वो सबसे पहले किस पे आएगा, पेंट पे आएगा जो वो लगा हुआ है, उसके बाद आयरन पे आएगा। तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि आयरन आर्टिकल को डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर से बचाती है। ठीक है, तो इसलिए पेंट लगाने से हम जो रस्टिंग है उसको कम कर सकते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होगा, चिकनाहट बढ़ेगी, चिकनाहट में क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो ज़्यादातर फिसल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो उससे भी हमारा आयरन बच सकता है। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इन सबको पेंट को रेगुलरली लगाते रहना चाहिए कि हम बचाते रहें अपने आयरन पार्टिकल्स को रस्टिंग से, आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से। एक और तरीका है, एक तरीका तो ये हुआ पेंट और ग्रीस, एक तरीका हुआ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। अब दो यहाँ पर सब्सटेंस दे रखे हैं, क्रोमियम और जिंक। तो आयरन आर्टिकल है, इसके ऊपर हम क्रोमियम या जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर या उन सब से ये बचाते हैं
ह्यूमिडिटी जो है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट, ह्यूमिडिटी की वजह से उसका जो रिएक्शन है उसके साथ आयरन के साथ नहीं हो पाता है। तो किसकी वजह से? क्रोमियम और जिंक की मदद से। क्रोमियम और जिंक सब्सटेंसेस को हम डिपॉजिट करते हैं आयरन पे। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपने घड़ी देखी होगी, है ना, पट्टे वाली नहीं, थोड़ा लोहे वाली जो घड़ी होती है उसके ऊपर गोल्ड होती है या फिर सिल्वर होता है, उसकी कोटिंग होती है, तो वो बेसिकली जिंक होती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मीन्स कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है, ऐसा ना हो जिंक ही हो, कोई और सब्सटेंस हो, लेकिन जिंक की कोटिंग भी होती हैं। जिंक की कोटिंग उस जो घड़ी होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर से बचाती है। और वो लगाई कैसे गई है? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऐसे नहीं हाथों से चिपका रहे हैं उसको जिंक को, नहीं नहीं नहीं, एक पूरी की पूरी स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, जिसके द्वारा जो घड़ी है उसके ऊपर ये क्या कहते हैं, जिंक की कोटिंग है वो करी जाती है, जिंक या क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है। द आयरन पाइप वी यूज़ इन अवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब देखो आयरन पाइप आपने देखे होंगे, कभी ना कभी तो देखे होंगे कि आयरन पाइप ऐसे तब प्लास्टिक के लगते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है उसका आयरन का लगता है। तो आयरन के जो पाइप होते हैं उसके ऊपर जो सिल्वर कलर की जो कोटिंग आप देखते हो अंदर भी बाहर भी, तो वो क्या होता है? वो भी गैल्वेनाइजेशन के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, वो भी गैल्वेनाइजेशन के थ्रू ही हुआ है। क्यों करा गया है? जिंक को, उस लोहे के आर्टिकल को जंग से बचाने के लिए। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। जैसे कि आप जानते हो कि शिप्स जो होती हैं आयरन की बनी होती हैं और उनका कुछ ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी में डूबा रहता है। ऑन द पार्ट above water also water drops keep clinking to the ship's outer surface। क्लिंकिंग का मतलब होता है क्लोजली। तो जैसे कि हम जानते हैं वाटर पानी में रहती है तो वाटर के जो ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पास होती हैं शिप्स के आउटर सरफेस के। ठीक है, पानी अंदर भी आता है लेकिन आउटर सरफेस की ज़्यादातर वो पास पानी ज़्यादातर पूरा दिन बना रहता है। वाटर जब लोग उतर जाते हैं तो भी वाटर में खड़ी रहती है, जाते हैं तो भी वाटर में चलती है, तो वो चीज़ है। Moreover, the water of the sea contain many salts। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर, सी का जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और इन सॉल्ट्स जो ओशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वेरियस सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं ओशन वाटर में, उसकी वजह से रस्टिंग जो होती है और ज़्यादा हाई होती है। तो हम अपने शिप्स को कैसे बचाते हैं रस्टिंग से? सो देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, तो रस्टिंग ऐसे नहीं पेंट कर दोगे बस तो पेंट की वजह से बच जाएंगे, नहीं 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 नहीं, हर चीज़ एक लिमिट तक काम आ सकती है। इस प्रॉब्लम की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रस्टिंग, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स सॉल्ट्स मिले हुए हैं वाटर में, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो पेंट लगाने से ज़्यादातर कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ भी फाइंड करनी पड़ेगी कि हम इसको आयरन आर्टिकल को बचा सकें। पेंट तो बस नॉर्मल उसके लिए बचाने के लिए, अब पूरे दिन खड़ी रहेगी तो नुकसान तो होगा। तो क्या है, स्टेनलेस स्टील होती है एक। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स। स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? आयरन को मिक्स करने के बाद आयरन को हम कार्बन और मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम। इन सब को कंबाइन करके हमारी स्टेनलेस स्टील बनती है जिसमें रस्ट कभी नहीं लगती है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है। मैं मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स, कार्बन एंड मेटल्स जैसे कि नाम दे रखे हैं क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम, इन सब को मिलाकर क्या बनते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है और जिसकी कोटिंग हम शिप्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, और उस कोटिंग को क्या है, ये जो पानी में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या है, जंग नहीं लग पाती हमारी शिप्स में। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। अगर देखो जब तक ये ऐसे नहीं था, स्टेनलेस स्टील हम नहीं यूज़ करते थे, तब तक बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे आयरन के शिप्स पे वो बार बार कंपनी को रिप्लेस करने पड़ते थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको खर्चा आता था। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या मॉनेटरी लॉस होता है? मॉनेटरी लॉस का होता है मनी लॉस।
क्या मनी लॉस होता है पूरे वर्ल्ड को क्रिस्टलाइजेशन रस्ट की वजह से पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को क्या लॉस होता है, मनी लॉस होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का जैसे नाम बताना है, क्रिस्टल बनाना है। तो हम कोई सोल्यूशन है हमारे पास, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, उसकी जब हम क्रिस्टल्स बना देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सिंपल। यू हैव लर्न दैट सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और भी वेरियस सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ नमक की बात ही नहीं है, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ सॉल्ट को मुझे निकालना है तो आप बोलोगे इवेपोरेट कर दो पानी को, सॉल्ट बच जाएगा आपके पास। लेकिन ये जो सॉल्ट बचता है ये प्योर मैनर में नहीं होता है, ये प्योर सॉल्ट नहीं है, है ना। जो आप घर पे खाते हो ना वैसा सॉल्ट नहीं दिखता ये, कि आप देखो ऐसे अच्छे से बिल्कुल हर पार्टिकल दिखेगा, नहीं 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 नहीं। द शेप ऑफ दिस इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उसके जो क्रिस्टल्स के जो शेप्स होते हैं, हमारे में क्या होता है, गोल 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 होते हैं ज़्यादा बेसिकली हम देखें तो, उसमें जो क्रिस्टल्स के शेप्स होते हैं वो सही क्लीन भी दिखते नहीं हैं हमें, ठीक है, हलवे जैसे। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी formed from their solution. This process is called crystallization. So pure substance का मतलब है वो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम उसके क्रिस्टल बना देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। कोई भी सब्सटेंस उसके जब हम क्रिस्टल्स बना देते हैं, कोई भी प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस बोल दिया गया, कोई भी प्योर सब्सटेंस उसके क्रिस्टल्स जब हम बना देते हैं वो उसको प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी करी गई है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक बीकर लेना है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है कुछ ड्रॉप, उसके बाद उसको गर्म करना स्टार्ट करना है। जब वो बॉईल हो रहा होगा तो आपको कॉपर सल्फेट पाउडर के स्लोली उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर को डालते रहना है, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और आपको तब तक उस पाउडर को डालते रहना है, कॉपर सल्फेट पाउडर को, जब तक एक पॉइंट आता है ना कि जब चीज़ें मिक्स होना बंद हो जाती हैं। जैसे कि मान लो दूध में अगर आप चीनी मिलाओ तो चीनी मिलाते रहो तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि एक टाइम पे चीनी मिलना जो है दूध में बंद हो जाएगी। अब वाटर में मिला रहे हो चीनी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा उस पानी में जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें चीनी मिलना बंद हो जाएगी। तो वैसे ही एक पॉइंट है कि जहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बंद हो जाए मिक्स होना उस सोल्यूशन में। फिल्टर द सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन को क्या कर दो, फिल्टर कर लो। अलाउ इट कूल, उसको फिर ठंडा होना के लिए छोड़ दो। उसको डिस्टर्ब मत करना, सोल्यूशन को कूल होते वक्त हिलाना डुलाना नहीं। सो लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, तो तुम कुछ देर के बाद देखोगे जब वो ठंडा हो रहा होगा, क्या तुम्हें क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कॉपर सल्फेट की क्या है, क्रिस्टल फॉर्म होते हुए दिखेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी देर और वेट करिए, आपको थोड़ी देर बाद उसके क्रिस्टल्स ज़रूर दिखेंगे। So you have learned about physical and chemical change. Try to identify change that you observe around you or as physical or chemical changes. तो आप फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हो, तो आपने आसपास देखने की कोशिश करो कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा चेंज केमिकल है, और आपने जो पढ़ा है यहाँ पर वो चीज़ आप यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, फिजिकल चेंज में एक कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है यहाँ पर, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस क्योंकि फॉर्म हो ही नहीं रहा है, क्रिस्टल्स भी उसी सब्सटेंस के बन रहे हैं और वो सब्सटेंस उसी क्रिस्टल का बना हुआ है जो सोल्यूशन है, तो वो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।